नमस्कार, स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको दिखाएंगे कुछ खास स्टोरी जो भारत के दबदबे को दर्शाती है, वहीं कुछ कमियों को लेकर सोचने पर भी मजबूर करती है। लेकिन सबसे पहले बात गोरखपुर से। दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, हर तरफ निराशा है। ऐसे समय में गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों के लिए अभिशाप बन चुकी दिमागी बुखार पर विजय प्राप्त किया गया है। इतिहास के पन्नों में वर्ष 2020 कोरोना संक्रमण और इसके चलते हुई मौतों के डरावने सपने के रूप में जाना जाएगा। लेकिन यह साल उन बच्चों के लिए एक नया जीवन लेकर आया है जो बड़ी ही आसानी से दिमागी बुखार का शिकार बन जाते थे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिमागी बुखार से इस वर्ष गोरखपुर में अब तक केवल 6 मौतें हुई हैं। वहीं जापानी इंसेफ्लाइटिस से इस वर्ष अब तक केवल 1 मौत हुई है। इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए और किसी भी प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज के उन्मूलन के लिए हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों से यूनिसेफ के साथ दस्तक का एक कार्यक्रम 38 जनपदों में प्रारंभ किया था। शेष प्रदेश सरकार के स्तर पर भी हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया था। कई चरणों में एक कार्यक्रम चला है, उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। पिछले कई वर्षों से मासूम बच्चों के लिए कब्रगाह के रूप में तब्दील हो चुका गोरखपुर का बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज उन सरकारी योजनाओं की सफलता का गवाह भी है जिनके बूते दिमागी बुखार पर नकेल कसी गई है। हर वर्ष अगस्त सितंबर के महीने में गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज दिमागी बुखार के मरीजों से भरा रहता था, लेकिन इस बार केवल 25 मरीज ही भर्ती हैं। वहीं 8 महीनों में केवल 70 मरीज यहां इलाज करने के लिए आए। उनमें 57 पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। मेडिकल एजुकेशन को यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट आदि लगने हैं, खासतौर पर वेंटिलेटर, हाई फ्लो नेजिल कनुला जो बहुत प्रभावकारी है। सरकारी प्रयासों से पहली बार गोरखपुर और आसपास के इलाकों में दिमागी बुखार से समूल नाश की आस बंधी है। अगर पुराने आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2016 में एईएस के मामले 699 थे, वहीं एईएस से मौतें 136, जबकि जेई के मामले 36 थे और जेई से मौतें 9। वर्ष 2017 में एईएस के मामले 875 थे और एईएस से मौतें 119, जबकि जेई के मामले 51 थे और जेई से मौतें 9। वर्ष 2018 में एईएस के मामले 440 थे और एईएस से मौतें 41, जबकि जेई के मामले 47 थे और जेई से मौतें 3। वर्ष 2019 में एईएस के मामले 265 थे और एईएस से मौतें 15, जबकि जेई के मामले 32 थे और जेई से मौतें 5। वहीं वर्ष 2020 की अगर हम बात करें तो एईएस के मामले 86 हैं और एईएस से मौतें 6 हैं, जबकि जेई के मामले 6 हैं और जेई से मौतें 1 हैं। स्वास्थ्य विभाग के ताजे आंकड़ों का परिणाम के लिए लंबी कवायद हुई है। दिमागी बुखार की रोकथाम को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार के 12 विभाग, जिनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, पशुपालन, कृषि, मत्स्य, ग्रामीण विकास शामिल हैं, को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसको सभी विभागों ने बखूबी निभाया है। प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर फर्जी दस्तावेजों के सहारे परिषदीय विद्यालयों में नौकरी हासिल करने वाले फर्जी शिक्षकों से वेतन रिकवरी की कार्रवाई में तेजी आ गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अब तक 42 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछले 1.5 साल में बर्खास्त 55 फर्जी शिक्षकों से 26 करोड़ 79 लाख 28,672 रुपए वेतन के रूप में वसूलने की फाइल तैयार कर डीएम को भेज दिया है। जल्द ही इन फर्जी शिक्षकों से वेतन रिकवरी की कार्रवाई शुरू होगी। अब तक 71 शिक्षक की सेवा समाप्त हुई है, जिसमें से 55 के खिलाफ उनकी आरसी भेज दी गई है कलेक्ट्रेट में और 26 करोड़ 79 लाख
28,672 रुपये रिकवरी हो रही है। सर्वाधिक वेतन डकारने वालों में जंगल कौड़िया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भिटनी में तैनात रहे जयप्रकाश मिश्रा का नाम आगे है। इनसे प्रशासन को 77,17,684 रुपए वेतन की रिकवरी करना है। इनके बाद दूसरे नंबर पर उर्वा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय सिकरी बुजुर्ग के शिक्षक सुनील सिंह है, जिनसे 77,10,205 रुपए की रिकवरी करनी है। वहीं तीसरे नंबर पर गोला ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कुनवार बाबू पर तैनात रहे संजीत कुमार से 75,69,051 रुपए वेतन की रिकवरी तैयार हुई है। आरोपी शिक्षक कई वर्षों तक प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर नौकरी कर रहे थे। शेष लोगों के लिए गणना की जा रही है। जैसे ही आंकलन आ जाएगा उनकी भी रिकवरी जारी कर दी जाएगी। FIR की कार्रवाई भी गतिमान है और लगभग 42 लोगों की होगी, शेष लोगों की भी बहुत जल्दी हो जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अब तक 61 फर्जी शिक्षकों को कूटरचित दस्तावेज के सहारे नौकरी के आरोप में बर्खास्त किया गया है। वहीं 27 शिक्षकों को निलंबित करते हुए इनकी जांच संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को दी गई है। इनके रिपोर्ट के आधार पर विभाग फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त करने के साथ ही वेतन रिकवरी तैयार करा रहा है। बाजार में चाइनीज खिलौनों का दबदबा कम हो रहा है। शहर में बिकने वाले करीब 80% खिलौने चीन से निर्यात होकर आते थे, लेकिन भारत से चीन के टकराव के बाद बाजार में ड्रैगन की जड़ें हिलने लगी है। अब स्वदेशी खिलौने बाजार में काबिज होते जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते इतने ग्राहक नहीं हैं, लेकिन जो भी ग्राहक बच्चों के लिए खिलौने लेने आ रहे हैं वह स्वदेशी की मांग कर रहे हैं। खिलौना कारोबारियों के मुताबिक एक समय था जब चीन के खिलौनों से बाजार भरा रहता था, रेट में सस्ते होते थे, लेकिन अब इसी रेट में भारत निर्मित खिलौने बाजार में हैं। गुणवत्ता में भी वह चीन निर्मित उत्पाद से कम नहीं है। एक समय था चाइनीज खिलौनों की भारत में काफी ज्यादा डिमांड थी, मगर आज भारत की डिमांड जो है खिलौनों की बढ़ चुकी है, भारतीय निर्मित सामान बन रही है। खिलौनों की 100 से ज्यादा थोक की दुकानें हैं। आसपास के जिलों के अलावा नेपाल और बिहार के सिवान, छपरा, बेतिया और नरकटियागंज तक के खिलौनों की आपूर्ति गोरखपुर से होती है। अनुमान के मुताबिक खिलौनों का सालाना कारोबार करीब 75 से 80 करोड़ रुपए का है। अभी तक चाइना से तकरीबन 1000 तरह के खिलौने स्थानीय बाजार में आते थे। कई ऐसे थोक विक्रेता हैं जो एक महीने में ही 50 लाख रुपए तक का खिलौना बेच लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से खिलौनों की मांग करीब 50% तक कम हो गई है। जब से जो है लॉकडाउन लगे हुए हैं तब से जैसे चाइना से कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जैसे जो है लॉकडाउन की वजह से जो खिलौने भी नहीं आ रहे, कुछ खिलौने आ नहीं रहे हैं और जो है स्वदेशी खिलौने का जो है दबदबा बहुत अच्छा बन गया है। चाइनीज जो है हावी था, लेकिन आज के डेट में जो है हम लोगों का जो स्वदेशी है, जो इंडियन जो कंपनियां हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं और इनका जो माल बेहतर भी है। कोरोना के कारण बीते 8 महीनों में चीन से आने वाले सामान पर निर्भरता कम हुई है। दिल्ली समेत कई शहरों में शानदार खिलौने बन रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद से उत्पादन में 35% तक कमी आई है। वह निर्यात कम होने से खिलौनों की कीमत 65% तक बढ़ी है, लेकिन अब खिलौनों के कई आइटमों को भारतीय कंपनियों ने बनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अगले साल जनवरी से दुकानों पर स्वदेशी खिलौने ज्यादा नजर आएंगे। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। चीन को मात दे रही भारतीय कंपनियां। सूडान और केन्या ने चीन की जगह गोरखपुर की कंपनी को दिया बड़ा ऑर्डर। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को साहू समूह ने सच कर दिखाया है। उन्होंने ऐसा कूलर तैयार किया है जो कम बिजली खपत में भी पर्याप्त ठंडक देगा। अफ्रीकी देश सूडान से मांग आने के बाद समूह ने 75 दिनों के रिसर्च के बाद यह मॉडल तैयार किया है। नवंबर महीने में इसका निर्यात किया जाएगा। सूडान में गर्मी बहुत है और गरीबी भी है, और वहाँ पे बिजली महंगी है, तो उनकी लाइफ जो है केवल पंखे और कूलर से चलना है। इसलिए वहाँ 100 वाट से के कूलर का ऑर्डर आया, तो लगभग ये 3-3.5 हजार रुपये इंडियन करेंसी में ये बचत करेगा। आगे ये कूलर यहाँ भी लॉन्च करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के बाद कई देशों ने चीन से सामान मंगाना बंद कर दिया। इसका लाभ भारतीय कंपनियां भी ले रही हैं।
हाल ही में साहू समूह ने केन्या से पंखों के ऑर्डर मिले हैं। वैसे कंपनी चीन से जिन देशों में कूलर व पंखे जाते थे वहां संपर्क कर अपेक्षाकृत सस्ते और अच्छे कूलर और पंखे देने का प्रस्ताव दे रहा है। ये कूलर जो है Q7G 5G 1000 से 3500 तक बिजली बचाएगा एक साल में। बस ये जल्दी लॉन्च हो रहा है, रेडी हो गया है सारा, हमारा जो है रिसर्च कंप्लीट हो गया है और हमने इसके वीडियो भी बना के जो है भेजा है प्रूफ के साथ, और ये लॉन्च करने वाले हैं मतलब मुश्किल से 20-25 दिन में। विदेशों से मांग आने के बाद गीडा में 100 से 110 वॉट खपत वाला कूलर तैयार किया गया है। इसकी कीमत करीब 4500 रुपए होगी। कंपनी का दावा है कि कूलर प्रति वर्ष करीब 3500 रुपए की बिजली खर्च बचाएगा। नवंबर में इसकी आपूर्ति शुरू हो जाएगी। उसके बाद देश के लिए भी इसे लॉन्च किया जाएगा। एक शख्स को एक जहरीला नाग पिछले 1 महीने से 8 बार काट चुका है। इसके बाद भी युवक जीवित है, लेकिन सांप इस वक्त को ही बार बार क्यों डस रहा है, अभी एक पहेली बन गई है। बस्ती जिले की इस अनोखी घटना के बाद इलाके में इस बात की चर्चा होने लगी है कि यश मिश्रा और नाग के बीच जरूर कोई रिश्ता है, जिसे नाग यश को बार बार काट कर बताने की कोशिश कर रहा है। पिछले 45 दिन के अंदर यश को इस जहरीले नाग ने 8 बार डस चुका है, जिसके बाद यश दहशत में है। सांप काटता है बार बार। आपका इलाज कहाँ से हो रहा है? बस्ती सदर। कितनी बार काट चुका है? 8 बार। गांव पे इसको घर पे रखते थे, 3 बार घर पे काटा तो इसको घर से हटा दिए। उसके बाद इसको हम घर से बाहर कर दिए, वहाँ भी काट लिया। उसी तरीके से आज भी सिलसिला चल रहा है। 2 सांप निकलने के बाद भी अभी भी 8वीं बार इसको सांप काटा है। कुदराहा ब्लॉक के रामपुर गांव में नाग की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि लोगों को यह पहेली नहीं समझ आ रही कि आखिर यश के साथ यही घटना क्यों हो रही है। 1 महीने में करीब 8 बार सांप काट चुका है और हम लोग बहुत ही परेशान हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि इसको हो क्या रहा है। सांप काटने के बाद ये नॉर्मल रहता है। यश के परिजनों ने इस जहरीले नाग के प्रकोप से बचने के लिए झाड़ फूक से लेकर कई तरह के पूजा पाठ भी कराए, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और उनके घर के आसपास नाग बार बार देखा जा रहा है। अंततः यश को बार बार काटने वाले सांप को सपेरे ने पकड़ लिया है। दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशियन संस्कृति स्थापत्य कला के साथ ही बौद्ध धर्म के सभी यानों को सहज कर दुनिया को शांति, करुणा व मैत्री का संदेश देती है। वहीं भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से जीवन में दुख के निवारण की सीख एवं स्वयं का प्रकाश यानी अपदीप भव का संदेश मिलता है। कुशीनगर, जिसको महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण के लिए चयन किया था, जहां 80 वर्ष की आयु में अपना अपदीपों का अंतिम उपदेश अपने शिष्य भद्रक को देने के बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की। सनातन मान्यता के अनुसार कुशीनगर भगवान श्री राम के पुत्र कुश की राजधानी भी रही है। कालांतर में महाजनपदों में एक कुशीनगर के मल्ल राजाओं के शासन काल में भगवान बुद्ध का आगमन एवं उनके निर्वाण के उपरांत उनकी अंत्येष्टि यहीं हिरण्यवती नदी किनारे हुई, जहां सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत भगवान बुद्ध की स्मृति में स्तूप का निर्माण कराया गया। भगवान बुद्ध की शिक्षा एवं उनकी धम्म की लौ को भारत से बाहर ले जाने का कार्य बौद्ध भिक्षुओं एवं उपासकों ने किया। अशोक के पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा ने भी इसका प्रचार प्रसार किया, जिसके चलते दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत से देशों ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। ऐसे पवित्र स्थल को जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सभी लोग सभी मतावलंबी बड़े श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। पूरे विश्व के जितने भी मतावलंबी बौद्ध मतावलंबी लोग हैं अपने अपने विहार स्थापित किए हैं। कुशीनगर, जहाँ के मिट्टी के कण कण में शांति, करुणा एवं मैत्री का संदेश गूंजता है, जिसके चलते विभिन्न देशों के भिक्षु एवं श्रद्धालुओं द्वारा बौद्ध विहार एवं ध्यान केंद्र बनवाए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से म्यांमार बौद्ध विहार, थाई बौद्ध विहार, श्रीलंका, जापान बौद्ध विहार, कोरिया, तिब्बत, वियतनाम आदि के बौद्ध विहार अत्यंत ही आकर्षक हैं। वहीं म्यांमार का पैगोडा ध्यान एवं पूजा का अलग केंद्र है। कुशीनगर में बौद्ध धर्म के सभी मार्ग यानी कि हीनयान, महायान, वज्रयान के केंद्र हैं।
इसीलिए विश्व के हर देश के बौद्ध श्रद्धालु भारत में आकर बौद्ध परिपथ की यात्रा करने के क्रम में कुशीनगर में आना अपना सौभाग्य समझते हैं। मुख्य मंदिर जिसमें भगवान की लेटी प्रतिमा है और रामाभार का स्तूप आस्था का केंद्र है। कुशीनगर बौद्ध धर्म का अत्यंत ही प्रामाणिक और पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में निर्माण लिया। विभिन्न धर्म और संप्रदायों के धार्मिक उत्साह की एक नगरी है, जिसको फले फूले देखने के लिए संपूर्ण विश्व के लोग आज तरस रहे हैं। कुशीनगर में आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों की सुविधा को लेकर यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी अपने अंतिम चरण में है, जहाँ से जल्द ही उड़ान भी शुरू होने वाली है। कुशीनगर के इस स्थान की महत्ता को लेकर केंद्र राज्य सरकार द्वारा साथ ही साथ विश्व बैंक द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं। अगर ये सभी योजनाएं अमली जामा पहन लेती हैं तो निसंदेह कुशीनगर अध्यात्म एवं पर्यटन के क्षेत्र में विश्व का एक नया हब बनेगा। कुशीनगर से दिनेश कुमार तिवारी। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए और प्रवासी मजदूरों के रूप में एक विकराल जनसमूह जिसके सामने अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद कुशीनगर जनपद का सपहा गांव एक मिसाल बनकर उभरा है। फाजिलनगर विकास खंड के सपहा गांव में महज 4 लाख की लागत से खादी की सूत कटाई का काम शुरू करने वाले पंकज पांडे का कारोबार आज बढ़कर 4 करोड़ तक पहुंच गया है। वर्कशॉप में इस वक्त 150 महिलाएं काम कर रही हैं। इसके चलते इनके परिवार में लॉकडाउन के बावजूद 6 से 8 हजार रुपए माहवार कमा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में हमारा मूल उद्देश्य है रोजगार जनरेट करना। महिलाओं को विशेष रूप से इस कार्य से जोड़ा जाता है और अपने खाली समय में महिलाएं ये रोजगार प्राप्त करती हैं। हमारे पास जो है 150 महिलाएं चरखा चला रही हैं और बाकी प्रत्यक्ष रूप से जो है 50 महिलाएं सिलाई इत्यादि का काम करती हैं। हमारे घर में जो है 4 यूनिट लगी हुई है। हमारे घर के समस्त लोग, सभी महिलाएं जो हैं इसको चलाती हैं। सूत जो है सभी महिलाएं काटती हैं और इकट्ठा हो जाने के बाद से है 300 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदारी कर लिया जाता है विभाग द्वारा। पैसा समय से पेमेंट होता है, सब कुछ खत्म होता है। मेरे पति बाहर रहते हैं, मैं इसमें काम करके अपना घर का खर्च चला लेती हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा लेती हूँ। वर्कशॉप में कार्य कर रहे लोगों के लिए स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए आरओ प्लांट भी मौजूद है। सूत कटाई के अतिरिक्त इस संस्थान में रंग बिरंगे खादी के कपड़े, मोदी जैकेट, तौलिया, बेडशीट इत्यादि तैयार होते हैं। आजकल तो मूल रूप से रंग बिरंगे तमाम आकर्षक रंगों के कपड़े, पैंट के कपड़े, जैकेट्स, शर्ट्स, तमाम तरह के रेडीमेड जो है उपलब्ध हैं, बन रहे हैं, जो नौइकों की पहली पसंद बनी हुई है। कुशीनगर का सपहा गांव न केवल इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि ये महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। सपहा गांव की महिलाएं चरखे से सूत काटकर न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, बल्कि देश की उन महिलाओं को भी एक आईना दिखा रही हैं जो आत्मनिर्भर के लिए अपना राह बना रही हैं। नेपाल वन के लिए कुशीनगर से राजकुमार गिरी। बनारस के कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले लकड़ी के खिलौने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। पिछले कई सालों से बदहाली की जिंदगी जीने वाले लकड़ी के खिलौनों के कारीगरों को चाइना निर्मित खिलौना के बंद होने के बाद उम्मीद जगी है कि अब उनके द्वारा बनाए गए खिलौनों की डिमांड बढ़ेगी। जितनी प्राचीन भारत की संस्कृति व सभ्यता है, उतनी ही प्राचीन है भारत की काष्ठ कला। इसी कला का एक प्रमुख अंग है लकड़ी से निर्मित खिलौने। वाराणसी के कश्मीरीगंज खुजवा क्षेत्र में किसी वक्त सैकड़ों परिवार लकड़ी से शादी के शुभ अवसर पर दुल्हनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सिंदूर पात्र से लेकर बच्चों के पैदा होने पर शगुन में ननिहाल द्वारा दिए जाने वाले पालने को या बच्चों के खिलौने या मंदिर में सजाए जाने वाले लकड़ी के तमाम सजावट की सामग्रियों को बनाते थे। समय के साथ लोगों ने लकड़ी के खिलौने छोड़कर प्लास्टिक के और फिर बीते 2 दशकों में चाइना के निर्मित खिलौनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिस कारण लकड़ी के खिलौने के व्यवसाय व कला में धीरे धीरे कमी आने लगी और यह गुमनामी की ओर जाने लगा। पर इस वर्ष चाइना निर्मित सामानों के बहिष्कार के बाद इस व्यवसाय से जुड़े कारीगर व व्यापारी उत्साहित हैं। उनको उम्मीद है कि यह कलाकारी पुनर्जीवित हो जाएगी और एक बार फिर इसकी लोकप्रियता देश और विदेश में बढ़ेगी। हम लोग को सबसे बड़ी खुशी की बात है कि चाइना खिलौना बंद हो गया और हम लोग जो लोकल काम करते थे, गरीब कारीगर भाई, उनके लिए बहुत बड़ा ये मतलब फायदा हुआ है कि अब ये लोकल से
ग्लोबल की बात हो रही है, मतलब यहाँ से विदेश तक माल हमारा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये हो गई है, ठीक है। अब बहुत उत्साह हो गया है, लोगों में एक जागृति आ गई है कि हमको अब ये उसको और अच्छे से जो कमी थी उसको बढ़िया से बना करके जो विदेश में माल हमारा बिक जाए, अपने इंडिया में माल बिक जाए, वो तरह का हम लोग काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। वाराणसी में बनने वाले इस लकड़ी के खिलौनों पर विशेष रूप से ऐसे रंग का इस्तेमाल किया जाता है जो नुकसानदायक न हो, क्योंकि बच्चे खिलौनों को खेलते समय मुंह में भी डाल लेते हैं। इसलिए कारीगर ऐसा रंग लगाते हैं जो नुकसानदायक भी न हो और लंबी अवधि तक रंग बरकरार रह सके। रंग देखिए गला लाह है, लाह गला के उसमें कुछ केमिकल डाल के उसका कलर तैयार किया जाता है, और यहाँ पर 100-200 लोग अपना खरीद के ले जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चाइना के सामानों पर रोक लगाए जाने के बाद लकड़ी के खिलौने बनाने वालों का कहना है कि जिस प्रकार पिछले कई वर्षों तक बुनकरों की बिजली के बिल पर सब्सिडी दिया जाता था, उसी प्रकार यदि हमें भी सब्सिडी मिले तो कारीगर कुछ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शिक्षा समाज के विकास की बुनियाद होती है। इसी को सच साबित कर दिया है आजमगढ़ के भैरवपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने। उनके प्रयास को राज्य सरकार ने भी मान्यता देते हुए उन्हें शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है। आजमगढ़ के कोयलसा शिक्षा क्षेत्र का भैरवपुर प्राथमिक विद्यालय निजी शिक्षण संस्थान को अपनी सुविधा के बल पर मात देता दिखाई पड़ रहा है। इसको इस लायक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने। वर्ष 2006 में यहाँ पर तैनात सुरेंद्र सिंह जब वह यहाँ पर आए थे तब 140 बच्चे थे और आज 365 बच्चे हैं। जब विद्यालय में 2016 यहाँ 6 में आया तो उस समय प्रधानाध्यापक के रूप में आया तो विद्यालय में बच्चों की संख्या 140 थी, लेकिन निरंतर प्रयास करके इस समय 365 छात्र संख्या हमारे यहाँ है और लगभग 300 बच्चे तो पर डे आते थे। और इस बार तो और अच्छा प्रयास उसका रहेगा। विद्यालय के पास इस समय लाउड स्पीकर है, इस यहाँ बैंड बाजा है, बच्चों को हर कमरे में उनका यूनिफॉर्म है। बहुत पहले ही यहाँ बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था हो गई थी। जब शिक्षा की गुणवत्ता और अपने लोगों का सहयोग लेके इसे ऐसा किया जाए, अब किया क्या जाए, आप समझें कि किसी कानून से हमारा विद्यालय कम नहीं है, उसको आगे बढ़ाने का और भरपूर मैं प्रयास करूँगा। जहाँ तक हो सकेगा स्थानीय समुदाय में सबको लेके अपने विद्यालय की छप बढ़ाने का भरपूर मैं प्रयास करूँगा। इस स्कूल के प्रत्येक कक्ष में जहां बच्चों के बैठने के लिए चेयर टेबल लगी है, वहीं मैट भी बिछा है। इसके अलावा विद्यालय में लाउड स्पीकर, बैंड बाजा समेत तमाम खेलकूद की व्यवस्था है। शिक्षा की गुणवत्ता भी उत्तम है। इस स्कूल में स्मार्ट क्लास से लेकर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। इसी कारण 2016 में इस विद्यालय को 1,20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि शासन की तरफ से मुहैया कराई गई थी। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और स्पेशल स्टोरी के साथ। नमस्कार।